गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूएनओ एंड सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। विश्व मंच पर ये मुद्दा बहुत टाइम से चल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत एक अस्थायी सदस्य है, जबकि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से स्थायी सदस्यता की सभी शर्तें पूरी कर रहा है। लेकिन क्या कारण है कि भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दर्जा नहीं मिल पाया है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विश्व सुरक्षा प्रबंधन का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। सुरक्षा परिषद पर विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखने और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व रहता है। समय समय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता में परिवर्तन होता रहता है, जैसे कि हाल ही में भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है। वर्ष 2021-22 के बीच सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वह अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। इस लेक्चर के माध्यम से हम ये पढ़ने का प्रयास करेंगे कि सुरक्षा परिषद के इतिहास और उसका संगठन, उसकी भूमिका, अस्थायी सदस्यता तथा सुरक्षा परिषद की संरचना में सुधार की आवश्यकता और भारत की स्थायी सदस्यता के संदर्भ में दावेदारी के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने का प्रयास किया जाएगा। ये देखने का प्रयास किया जाएगा कि क्या कारण है कि अभी तक भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाई है। अस्थायी सदस्यता क्या है? अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के लिए किया जाता है। अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का मुख्य रूप से उद्देश्य सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन कायम करना है। इस अस्थायी सदस्यता के लिए सदस्य देशों में चुनाव होता है। 5 सदस्य एशियाई या अफ्रीकी देशों से, 2 दक्षिण अमेरिका देशों से, 1 पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप या अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। क्लियर हो गया बिल्कुल कि पूरे विश्व को इन्होंने बांटा हुआ है कि जिसमें 5 सदस्य एशियाई या अफ्रीकी देशों से आते हैं, 2 दक्षिण अमेरिकी देशों से, 1 पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप या अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के लिए 5 सीटें निर्धारित की गई हैं, जिसमें से 3 सीटें अफ्रीका के लिए और 2 सीटें एशिया के लिए निश्चित की गई हैं। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप दोनों में परस्पर एकता के आधार पर अरब देशों के लिए 1 सीट आरक्षित करने का भी प्रावधान रखा गया है। दोनों महाद्वीप अफ्रीका और एशिया के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में नियमित रूप से क्रमशः 1 अरब देश की सदस्यता का अनुमोदन करना होता है। मतलब जो टोटल 5 सीटें एशिया और अफ्रीका की हैं, उनमें से वो एक जो सीट है वो अरब देश के लिए रखी जाती है और अफ्रीका और एशिया जो महाद्वीप 2-2 देश हैं वो इसका अनुमोदन करते हैं। अब आता है कि इनकी चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। सम संख्या से प्रारंभ होने वाले वर्षों में, मतलब जैसे कि जो वर्ष इवन नंबर्स में आते हैं, उसमें अफ्रीका महाद्वीप से 2 सदस्य देश और पूर्वी यूरोप, एशिया प्रशांत क्षेत्र, लैटिन अमेरिका व कैरिबाई क्षेत्र से 1-1 सदस्य देश चुने जाते हैं। दूसरी ओर विषम संख्या से प्रारंभ होने वाले वर्षों में पश्चिमी यूरोप और अन्य क्षेत्रों से 2 सदस्य, एशिया प्रशांत क्षेत्र, अफ्रीकी महाद्वीप, लैटिन अमेरिका व कैरिबाई क्षेत्र से 1-1 सदस्य देश चुने जाते हैं। आ गया अफ्रीका महाद्वीप में तो सम संख्या में और जो यूरोप है उससे विषम संख्या में।
दूसरी बात आती है कि जून 2019 में एशिया प्रशांत क्षेत्र से एक सदस्य के लिए सर्वसम्मति से भारत का अनुमोदन किया गया था। ये ध्यान देने वाली बात है कि इस अनुमोदन को चीन और पाकिस्तान का भी पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त था। पश्चिमी यूरोप और अन्य क्षेत्रों से 2 सदस्यों के चयन हेतु कनाडा, आयरलैंड व नॉर्वे ने भी दावेदारी प्रस्तुत की थी। लैटिन अमेरिका व कैरिबियाई क्षेत्र से एक सदस्य के लिए मैक्सिको का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया था। तो इस तरह से ये इनकी चुनाव प्रक्रिया होती है। अफ्रीकी महाद्वीप से एक सदस्य के चयन के लिए केन्या और जिबूती ने दावेदारी प्रस्तुत की थी। यदि कोई देश सर्वसम्मति से उम्मीदवार बना है और उसके द्वारा उस समूह के द्वारा उसे पूर्ण समर्थन प्राप्त है, तो भी उसे वर्तमान सत्र में, जब यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल का सत्र चल रहा होता है, तो उसमें उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के वोट सुरक्षित करने की आवश्यकता है, जो कि न्यूनतम 129 वोट है। यदि टोटल जो मेंबर्स है 193 सदस्य इसमें भाग लेते हैं। भारत ने जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक की समय अवधि के लिए मतदान करने वाले 192 देशों के सापेक्ष 184 देशों का उसे समर्थन प्राप्त है। ये ध्यान देने वाली बात है कि इसीलिए ये बार बार कहा जाता है कि भारत स्थायी सदस्यता के लिए पूरी तरह पात्र है, क्योंकि अस्थायी सदस्यता के लिए जहां 192 देशों में से 184 देशों का उसे समर्थन प्राप्त है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब ये नए सिरे से भारत अस्थायी सदस्य के लिए चुना गया है। इससे पूर्व भी भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है। जैसे कब कब रहा, जैसे 1950-51, 1967-68, 72 से 73, 77 से 78, 84 से 85, 91 से 92, 11-12 में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है। 2011-12 में कजाकिस्तान द्वारा अपनी दावेदारी से पीछे हटने के बाद भारत ने मतदान करने वाले 190 देशों के सापेक्ष 187 देशों का समर्थन प्राप्त कर लिया था। जहां अफ्रीकी महाद्वीप ने 3 सीटों की दावेदारी को लेकर रोटेशन की पद्धति को अपनाया है, वहीं पे एशिया प्रशांत क्षेत्र में इस तरह के समन्वय का अभाव दिखाई देता है, क्योंकि सुरक्षा परिषद में दावेदारी को लेकर एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों में अक्सर हम कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा देखने को मिल जाती है। 2018 में अस्थायी सदस्यता की दावेदारी को लेकर मालदीव और इंडोनेशिया के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली थी। ज्यादातर आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण अस्थायी सदस्य की दावेदारी को लेकर कई बार चुनाव भी करवाने पड़ जाते हैं और इसके कई दौर चलते हैं। जैसे 1975 में अस्थायी सदस्यता की दावेदारी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिली थी और चुनाव 8 राउंड तक चला, जिसमें अंततः पाकिस्तान को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता प्राप्त हुई। ये ध्यान देने वाली बात है कि 1975 में जब हमारे यहाँ इमरजेंसी लागू हुई थी, उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थायी सदस्यता के लिए प्रतिस्पर्धा हुई, जिसमें 8 राउंड चले और अल्टीमेटली पाकिस्तान को अस्थायी सदस्यता प्राप्त हुई। अब आता है कि सुरक्षा परिषद की भूमिका, रोल और पावर्स क्या है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली निकाय है, पावरफुल बॉडी है, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना है। इसकी शक्तियों में शांति अभियानों का योगदान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना तथा सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों
के माध्यम से सैनिक कार्रवाई करना शामिल है। यह सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार रखने वाला संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है, जिसका अर्थ होता है निषेधाधिकार। अर्थात अगर कोई भी फैसले पर इनका एकमत नहीं है तो कोई भी जो परमानेंट मेंबर है वो वीटो का प्रयोग कर सकता है। स्थायी सदस्य के निर्णय से अगर कोई भी एक स्थायी सदस्य सहमत नहीं है तो वह वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस निर्णय को रोक सकता है। अब ये कई बार वैश्विक पटल पर ये सवाल उठता है कि सुरक्षा परिषद की में जो संगठन में या उसकी कार्यप्रणाली में परिवर्तन किया जाए तो परिवर्तन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में और क्यों अनुभव की गई। सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 की भू राजनीति के हिसाब से की गई थी। मौजूदा भू राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि से अब काफी अलग हो चुकी है। मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध था 1945 में तब इसकी स्थापना की गई थी। जब क्या है युद्ध जो था वो राजनीतिक युद्ध था, जबकि अब जो युद्ध है वो मुख्य रूप से राजनीति के साथ साथ आर्थिक युद्ध भी कहा जा सकता है। शीत युद्ध 2 जो है वो मुख्य रूप से आर्थिक कहा जा सकता है। शीत युद्ध समाप्ति के बाद से इसमें बार बार सुधार की जरूरत महसूस हो रही है। कई तरह के जैसे संगठनात्मक भी और इसकी जो प्रक्रिया संबंधी कार्यप्रणाली संबंधी भी सुधार आवश्यक है। अब इसमें सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। इसमें यूरोप का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है, जबकि कुल आबादी का मात्र 5% ही यूरोप में निवास करती है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई भी देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। जबकि हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का 50% से अधिक कार्य अकेले अफ्रीकी देशों से संबंधित है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि इसकी जो पुनर्संरचना की जाए। शांति स्थापित करने वाले अभियानों में अहम भूमिका निभाने के बावजूद भारत को जो है अभी तक स्थायी सदस्यता नहीं दी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में भी सुधार की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इसमें अमेरिका का वर्चस्व देखने को मिलता है। अमेरिकी सैन्य शक्तियां और आर्थिक शक्ति के बल पर अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपनी पकड़ बनाए हुए है और वह दूसरे देशों के हितों की उपेक्षा करता है। ये ज्यादातर शिकायत दूसरे देशों को भी रहती है। इसलिए ये आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो ढांचा है, संरचनात्मक ढांचा है और उसकी जो कार्यप्रणाली है उनमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी दावेदारी के पक्ष में कुछ तर्क दिए जा सकते हैं, तो कुछ तर्क दिए जाते हैं जैसे 1.3 बिलियन आबादी के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ये हम सब जानते हैं। यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का करीब 1/5 मतलब 1/5 हिस्सा निवास करता है। भारत विश्व की उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है। वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते आर्थिक कद ने भारत के दावों को और मजबूत कर दिया है। मौजूदा समय में भारत विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा पीपीपी पर आधारित जीडीपी, पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित जीडीपी की दृष्टि से भारत विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। मतलब अब ये माना जाता है कि राजनीति की बजाय आर्थिक महाशक्ति की ज्यादा इम्पोर्टेंस है, तो उसके एवज में भी अगर
हम भारत का आकलन करें तो हम पाएंगे कि ये तीन विश्व की जो सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हैं उन पर भी अपनी शामिल है। उस प्रतिस्पर्धा में भी भारत को शामिल किया गया है। भारत को अब विश्व व्यापार संगठन ब्रिक्स और G20 जैसे आर्थिक संगठनों में सबसे प्रभावशाली देशों में माना जाता है। भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से विश्व शांति को बढ़ावा देने वाली रही है। भारत संयुक्त राष्ट्र की सेना में सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाला देश है। सुरक्षा परिषद में अन्य समूहों की दावेदारी जैसे G4 समूह भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान ने मिलकर G4 नामक समूह बनाया है। ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। G4 समूह का मानना है कि सुरक्षा परिषद को और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, न्याय संगत व प्रभावी बनाने की जरूरत है। G4 समूह में आप देखिए कौन कौन से समूह हैं। भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील, जो एक दूसरे का परमानेंट मेंबर के लिए समर्थन करते हैं। दूसरी बात है L69। L69 क्या है? ये समूह भारत, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के करीब 42 विकासशील देशों के एक समूह की अगुवाई कर रहा है। L69 समूह ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यवाही पर सुधार के लिए कड़ी तौर पर मांग की है। फिर अगला आता है अफ्रीकी समूह। अफ्रीकी समूह में 54 देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की वकालत करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण समूह है। इस समूह की मांग है कि अफ्रीका के कम से कम 2 राष्ट्रों को वीटो की शक्तियों के साथ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। तो ये 3 चीजें इसमें हमने चर्चा करी। G4 समूह, L69 समूह तथा अफ्रीकी समूह। क्या चैलेंजेस आते हैं कि स्थायी सदस्य देश अपनी वीटो पावर को छोड़ने के लिए सहमत नहीं है और न ही वे इस अधिकार को किसी अन्य देश को देने पर सहमत है। भारत की सदस्यता के लिए चार्टर में संशोधन करना पड़ेगा और स्थायी सदस्यों के साथ साथ 2/3 देशों द्वारा पुष्टि करना भी आवश्यक है। अमेरिका भी जहां बहुपक्षवाद के खिलाफ है, तो वहीं रूस भी किसी भी तरह के सुधार के पक्ष में नहीं है। सुरक्षा परिषद में एशिया का एकमात्र प्रतिनिधि होने की मंशा रखने वाला चीन भी संयुक्त राष्ट्र में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं चाहता है, क्योंकि चीन की मंशा नहीं है कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। और G4 में अभी मैंने आपको बताया कि भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील ये भी कड़े प्रतिस्पर्धी हैं और कोई भी ये नहीं मानना चाहता कि हमें नहीं शामिल करके दूसरे को शामिल किया जाए। स्थायी सदस्यता प्राप्त करके क्या क्या लाभ मिलेंगे कि एक तो निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। विश्व भू राजनीति में भारत अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कह पाएगा। उसके पास वीटो पावर की शक्ति आ जाएगी। और दूसरी बात, जो आतंकवाद वगैरह से, जो पाकिस्तानी आतंकवाद है या सीमा संबंधी विवाद है, उनसे भारत को थोड़ी राहत मिल जाएगी। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारत की अस्थायी सदस्यता निश्चित तौर पर स्थायी सदस्यता की दिशा में अग्रसर होने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास है कि भारत को अब 21-22 के लिए भी अस्थायी सदस्यता प्राप्त हो गई है और स्थायी सदस्यता से भारत वैश्विक राजनीति के स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के समक्ष खड़ा हो जाएगा। और इसीलिए ये जरूरी है कि वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बनाए रखने के लिए, पहचान को मजबूती देने के लिए भारत स्थायी सदस्यता के लिए लगातार प्रयास करता रहे। तो आज का असाइनमेंट ये है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता तो प्राप्त कर ली है। सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के संदर्भ में अपनाई जाने वाली चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए
सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी दावेदारी के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। धन्यवाद।